हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन। इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन क्यों हुए, उनका क्या कारण था। और इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए थे सबसे लंबा यही है। ठीक है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही है और पढ़ने में भी सबसे लंबा यानी सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला आंदोलन यही है। इसके बाद जो भी आंदोलन आएंगे ना वो अपेक्षाकृत छोटे हैं। ठीक है, उनको पढ़ने में कम डेटा का यूज है यानी आपको याद कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कारण क्या थे कि किसान आंदोलन हुए। तो देखो, किसान रिलेटेड है सीधा सीधा कृषि से। ठीक है, और दूसरा उसका जो रीजन होता है ना, जितने भी जो टैक्स थे विदाउट कृषि और कृषि के बिना जितने भी टैक्स थे उनके बारे में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे लगान सबसे ज़्यादा थी, यह किसानों पे कृषि पे ली जाती थी। इसके अलावा कई प्रकार के लाग बाग भी थे। लाग बाग का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, लाग बाग को क्या बोलते हैं? टैक्स यानी कर। उसके बाद बेगार प्रथा का प्रचलन था। बेगार प्रथा के अंदर होता क्या था कि काम करवाया जाता था किसानों से और बदले में पैसे नहीं मिलते थे, यानी बिना पैसे के आपसे काम करवाए उसको बेकार बोलते हैं। अब बिजोलिया में लगभग उस समय 84 प्रकार के लाग बाग यानी कर यानी टैक्स वसूल किए जाते थे। और बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग रहते थे। ठीक है, कौन सी जाति के, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सी जाति के लोगों ने सर्वाधिक भाग लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो ये कौन थे? ये धाकड़ थे। अब चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बिजोलिया के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं टैक्स व्यवस्था के बारे में। ऐसे तो देखो लगभग 84 प्रकार के टैक्स थे, लेकिन अपने इस वीडियो में काम आने वाले कुछ 2 या 3 टैक्स हैं जो ज़्यादा काम आएंगे और उनकी शुरुआत भी इसी बिजोलिया आंदोलन के दौरान होती है। तो वो डिस्कशन करेंगे। देखो, बटाई कर क्या होता है? ये कृषि से रिलेटेड टैक्स था। बटाई का मतलब क्या होता है? बांटना, है ना। किसको बांटना? अनाज को। अब ये 2 प्रकार के होता था। एक तो होता था देखो सीधा बटाई कर और दूसरा होता था लाटा व कुंता। अब सीधा बटाई कर क्या होता था? सीधा बटाई कर में ये होता था जैसे अनाज का एक ढेर है, ठीक है, और उसको जैसे सरकार ने फिक्स कर रखा है कि 1/2 भाग लेंगे हम आपसे, है ना। 1/2 भाग लेंगे। किस प्रकार से लेंगे? सीधा बटाई कर में क्या होता था? एक मटका या कोई और पात्र, उस समय मटका था, एक मटका ले आते थे और आधा आधा लेना होता था ना, तो एक किसान को जाता था और एक जागीरदार की तरफ से कोई भी व्यक्ति आता था ना वो लेता था। इस प्रकार से ये हो गया सीधा बटाई कर या डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद दूसरी जो प्रणाली थी वो थी लाटा व कुंता। लाटा व कुंता का मतलब क्या था कि उसमें जागीरदार का कोई व्यक्ति आता या फिर कौन आता, उस समय जो भी पटवारी वगैरह होता था ना वो आता, खड़ी फसल को देखता और खड़ी फसल को देख के ये बोल देता अब की बार तो 50 मन का अनाज होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, है ना, 50 मन का अनाज होगा और आपको आधा टैक्स देना है ना, तो यानी 25 मन हमको दे देना। लेकिन इसमें देखो एक कमी क्या थी? कमी ये थी कि यहाँ ओरिजिनली 50 मन का अनाज होता ही नहीं था, 50 मन से कम का होता था। मान लो 40 मन का होता था। अब 40 मन का होता था और ओरिजिनली देखो 20 मन किसके आया? किसान के। और 20 किसके आया? 20 आया सरकार के। लेकिन सरकार को देना कितना होता था? 25 देना होता, क्योंकि वो तो 50 बता के चला गया है। तो इससे किसान को 15 मिलता और उधर कितना जाता? 25। यानी डायरेक्ट यहाँ पे लाटा व कुंता से किसान को डायरेक्टली नुकसान हो रहा था, यानी वो मन मुताबिक अनाज ले रहे थे। उसके बाद देखो चौरी कर। चौरी कर क्या है कि गांव में जो भी लड़कियां होती थी या किसान या किसी के भी घर में लड़कियां थी, उनकी शादी होती, तो शादी होती ना उस समय उसके पिता को 5 रुपए, है ना, ये 1 से 25 रुपए तक वेरी होता था। लेकिन जिस समय बिजोलिया में लगाया गया था ना उसमें 5 रुपए इसकी रेट थी। तो 5 रुपए है ना डायरेक्ट जागीरदार को देने होते थे, है ना, किसान देता था ये। उसके बाद देखो एक उत्तराधिकारी कर होता है। उत्तराधिकारी कर का मतलब क्या होता है कि देखो एक थोड़ा सा ऐसे समझते हैं अपन कि उत्तराधिकारी कर क्या होता है। इसके अंदर जैसे 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह शासक बनता है। कौन शासक बनता है? पृथ्वी सिंह। अब इसकी देखो तलवार बंधाई होगी, कौन आएगा? अब उसमें देखो ये मेवाड़ के अंदर का ठिकाना था बिजोलिया।
कहाँ का ठिकाना था? मेवाड़ का। तो मेवाड़ का शासक कौन था? फतेह सिंह था उस समय। फतेह सिंह अपना एक आदमी भेजेगा यहाँ पे, खुद तो आएगा नहीं, है ना, एक आदमी भेजेगा और पृथ्वी सिंह के तलवार बांधेगा वो आदमी। बदले में पृथ्वी सिंह क्या करेगा? पैसे देगा, या कोई भी नगद या उपहार, सिक्के जो भी है वो पैसे देता था। तो ये पैसे किसको मिलते थे? फतेह सिंह का जो भी आदमी आता था ना, उसको ये पैसे मिलते थे। और ये पैसे ना जागीरदार है ना किससे लेता था? ये पैसे किसानों से लिए जाते थे, है ना। तो डायरेक्टली इसका जो भार है ना वो किसानों के ऊपर पड़ रहा था। अब ये क्या हो गया? उत्तराधिकारी कर हो गया, यानी जब नया राजा बनता था, नया शासक बनता था ना, उस समय ये कर लिया जाता था। तो इसको देखो 2 या 3 नाम से और भी जानते हैं इसको। हुक्मराना, तलवार बंदाई, पेशकशी, तलवार बंदाई, कैद खालसा, अन्य नामों से जाना जाता था। ये उत्तराधिकारी करके नाम है ये वाले, हुक्मराना, पेशकशी, तलवार बंदाई और कैद खालसा। अब देखिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं बिजोलिया के बारे में। अब बिजोलिया कहाँ पड़ता है? बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा जिले में, जिसका प्राचीन नाम था विजयावल्ली। क्या नाम था? विजयावल्ली। इसका संस्थापक था अशोक परमार। ये कौन था? ये देखो एक जगनेर का राजा हुआ करता, यानी ये जगनेर का शासक हुआ करता था। और इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो राणा सांगा ने क्या किया था? बिजोलिया की जो जागीरदारी थी वो अशोक परमार को दे दी जाती है यहाँ पे, है ना। और यह मेवाड़ का एक ठिकाना था। पर कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? ये एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उस समय 3 श्रेणियां हुआ करती थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जिसे ज़्यादा टैक्स आता था ना उसको ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना होता था। उसी प्रकार नीचे घटते जाते थे द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में। तो ये तो बात हो गई अपने कहाँ की? बिजोलिया की। अब जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो लगभग 44 साल तक चला था। और यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है, यानी बिना किसी लड़ाई के। इसमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया गया था, हिंसा बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मारकाट बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो इसकी शुरुआत होती है 1897 से और चलता है 1941 तक, लगभग 44 साल तक ये चलता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। ये हम देखेंगे कि कब कैसे नेतृत्व करते हैं और कैसे एक दूसरे के हाथ में, जैसे यहाँ पर नेतृत्व जाता है, कैसे विजय सिंह पति की एंट्री होती है और कैसे फिर माणिक्यलाल वर्मा की एंट्री होती है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो उसमें 1894 में एक घटना होती है। ठीक है, 1894 में क्या घटना होती है? पहले देखो, राव गोविंद सिंह शासक हुआ करता था, यानी यहाँ का जो जागीरदार है ना वो कौन हुआ करता था? गोविंद सिंह। इसकी मृत्यु हो जाती है 1894 में। तब तक बिजोलिया के लोगों को कोई भी शिकायत नहीं थी, है ना, तब तक लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन 1894 में राव कृष्ण सिंह शासक बनता है। राव कृष्ण सिंह शासक बनता कब? 1894 में ही बनेगा। ठीक है, अब इसने टैक्स मैनेजमेंट में बदलाव किए, यानी ये कर प्रणाली है ना, कर प्रणाली में इसने बदलाव किए। लोगों के समझ में वो आई नहीं, है ना। कर प्रणाली में क्या हुआ? यहाँ पे चेंजमेंट हुआ और चेंजमेंट होते होते हुए ऐसा हो गया कि यहाँ लगभग 84 प्रकार के कर चालू हो गए, है ना। यहाँ पे लगभग टोटल लाग बाग है वो कितनी हो गई? 84 प्रकार की लाग बाग हो गई। लोग उनसे हो गए परेशान। अब देखो 1897 की एक घटना है। 1897 में देखो बिजोलिया के आसपास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गिरधारीपुरा या गिरधरपुरा। गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा जो भी है, दोनों एक ही बात है। ये एक गांव था, इसके अंदर एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़। उसके पिता की हुई थी मृत्यु, है ना। उसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके जो मृत्यु भोज पे आसपास के जितने भी गांव है ना वो लोग इकट्ठे होते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साधु सीताराम दास। ये लाइब्रेरियन था, यानी पुस्तकालय में इसकी नौकरी थी। अब ये आपस में यहाँ बात कर रहे होते हैं, है ना, यहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे देखो 84 प्रकार के कर लग गए, टैक्स प्रणाली बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो यहाँ पे साधु सीताराम दास इन लोगों को कहता है, क्यों नहीं आप लोग क्या करो कि यहाँ का जो शासक है अपने उदयपुर का, यानी मेवाड़ का जो शासक है फतेह सिंह, उससे आप मिलकर आओ
हो सकता है आपको थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए। तो इनके कहने पे देखो दो व्यक्ति है ना, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, कौन थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जाते हैं। देखो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये दोनों कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं उदयपुर। उदयपुर में जो महाराणा है वो बैठा फतेह सिंह। अब ये जाएंगे वहां पे, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, है ना। यानी कोई ज्यादा खास यहाँ पे होता नहीं है, इनका जो सॉल्यूशन है वो होता नहीं है यहाँ पे। तो ये वापस आ जाते हैं और ये बात पता चलती है किसको? ये बात चलती है, बात कृष्ण सिंह को पता चलती है। कृष्ण सिंह क्या करता है? इन दोनों को गांव से निकलवा देता है, गांव से निकाल देता है इसको, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। इस प्रकार क्या होता है, जो प्रथम प्रयास था ना वो असफल हो जाता है। प्रथम प्रयास असफल हो जाता है किसका? इनके आंदोलन का। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या होगी? प्रथम प्रयास की हो गई, यो कि असफल हो जाता है। उसके बाद देखो आपने ये बात करी ली कि 3 चरणों में हुआ था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब प्रथम चरण की बात करेंगे, 1897 से 1916 तक ये चला था। अब ये देखो गंगाराम डाकड़ के मृत्यु भोज पे गिरधारीपुरा गांव में लोग एकत्रित हुए थे और ये फतेह सिंह से मिलते, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल उदयपुर जाते हैं, लेकिन कोई भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे 1903 में कृष्ण सिंह क्या करता है? इसके हौसले बुलंद हो गए, क्योंकि मेवाड़ के जो राणा थे ना उन्होंने बात नहीं सुनी थी। बात नहीं सुनी तो कृष्ण सिंह के तो देखो हौसले बुलंद हो गए। तो ये क्या करता? एक टैक्स और लगा देता है, एक टैक्स और लगा देता है जिसका नाम है चौरी कर। ये पूछा गया है कब लगाया था? 1903 में। ये भी पूछा गया है किसके द्वारा लगाया गया था? राव कृष्ण सिंह द्वारा। तो चौरी कर लगा दिया जाता है। चौरी कर आपको पता ही है, पीछे हमने डिस्कस किया है, लड़कियों के विवाह पे लगता था। अब देखो 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी अमानत होती थी। तो सारे किसान क्या करते हैं, अपनी 200 गांव की जो विवाह योग्य 200 लड़कियां थी गांव में, उनको लेके कृष्ण सिंह के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि आप जब तक टैक्स नहीं हटाओगे ना हम इनकी शादी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इनकी शादी नहीं करेंगे। तो कृष्ण सिंह का व्यवहार बहुत गलत था यहाँ पे। वो क्या करता है, इन लड़कियों को आप बाजार में ले जाकर बेच दो और इनसे जो पैसे आएंगे ना उससे आप टैक्स भर दो, उनसे आप टैक्स भर दो। तो लोगों को ये सब बुरा लगता है। उस समय तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन देखो थोड़े दिनों बाद आती है अक्षय तृतीया। क्या आती है? अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया पे उस समय क्या होता था, हल बोए जाते थे, यानी खेत बोए जाते थे। और गांव के किसानों ने खेत नहीं बोए। खेत नहीं बोए तो देखो राजा हो गया परेशान, लगान कहाँ से आएगी? खेत ही नहीं बोया तो राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, ये जो चमरी करता ना इसको हटा दिया। सबसे बड़ा काम क्या हुआ? हटा दिया। ये पहली जीत थी किसानों की। ये क्या थी? पहले तो देखो इनको हार ही मिली थी और अब की बार क्या मिली है? जीत। तो इनके थोड़े से हौसले है वो अच्छे हो गए किसानों के। अब देखो चमरी कर है ये हटा दिया गया यहाँ पे। अब देखो बात आती है, कृष्ण सिंह मर जाता है 1906 में, इसकी मृत्यु हो जाती है 1906 के अंदर। अब नया ठिकानेदार आएगा जिसका नाम है पृथ्वी सिंह। ठीक है, पृथ्वी सिंह को अब क्या किया जाएगा? यहाँ पे लाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी सिंह के बारे में। अब 1906 में राव कृष्ण की मृत्यु हो गई। अब ये देखो कृष्ण सिंह जो था ना, कृष्ण सिंह के कृष्ण सिंह था ना, इसके पुत्र नहीं था। तो ये क्या करते, कामा भरतपुर में जाते हैं। इनका कोई रिश्तेदार रहता कामा भरतपुर में, और वहां से यह एक पृथ्वी सिंह नाम के एक लड़के को लेके आते हैं और इसको क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। और पृथ्वी सिंह 1906 में आते क्या कर दिया जाता है? उत्तराधिकारी कर लगा जाता है। क्योंकि देखो इसी की तलवार बंधाई होगी तो मेवाड़ का महाराणा किसी आदमी को भेजेगा तो पैसे देने हैं। तो 1906 में इसकी तलवार बंधाई हुई थी। और उसी समय देखो क्या होगा, यहाँ पे एक टैक्स चालू होगा जिसका नाम है तलवार बंधाई। तो ये कब हुआ? 1906 में। तो लोगों ने देखो इसके विरुद्ध भी आवाज उठाई, है ना। इसके विरुद्ध भी क्या किया? आवाज उठाई। और आवाज उठाने वाले कौन थे? एक तो साधु सीताराम दास, दूसरा था फतेहकरण चारण और तीसरा था ब्रह्मदेव, है ना। इन तीनों ने आवाज उठाई। लेकिन देखो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो खराब काम होता है ना साधु सीताराम दास पे होता है। साधु सीताराम दास को लाइब्रेरियन की नौकरी यानी जो पुस्तकालय की नौकरी थी ना उससे निकाल दिया जाता है, पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया जाता है। यानी अभी तक तो चल रहा था ना साधु सीताराम दास के साथ ही काम चल रहा था, लेकिन अब एंट्री होगी विजय सिंह पथिक की और वो अब इस आंदोलन को मजबूत बनाएंगे।
अब देखो यहाँ पे एंट्री किसकी हो गई है, विजय सिंह पथिक की हो गई है। अब विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ये जान लेते हैं। इनका नाम भूप सिंह था, एग्जाम में पूछा हुआ है। इनका असली नाम क्या था? ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। और ये सचिंदर सान्याल के कहने पे राजस्थान आए थे, सचिंदर सान्याल के कहने पे। और इनको भेजा क्यों था? तो गोपाल सिंह खरवा था ना, गोपाल सिंह खरवा, इनके लिए इनको भेजा गया था कि गोपाल सिंह खरवा की आप राजस्थान में जाइए और उनकी हेल्प करिए। तो उन गोपाल सिंह खरवा की हेल्प करने के लिए राजस्थान विजय सिंह पथिक को भेजा गया था। अब देखो विजय सिंह पथिक की एंट्री हो गई। अब विजय सिंह पथिक इसको राष्ट्रीय स्तर पे चमकाएगा इस आंदोलन को। तो सबसे पहले देखो गणेश शंकर विद्यार्थी का एक जो न्यूज़पेपर आता था, क्या आता था? न्यूज़पेपर, जिसका नाम था प्रताप, ठीक है। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इस साप्ताहिक समाचार पत्र के अंदर ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया आंदोलन के बारे में छापा था। और भी कुछ देखो हम बात करेंगे, जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसी वगैरह, इन सब ने इनका सहयोग किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के जो किसान थे उनका। उससे पहले देख लेते राष्ट्रीय स्तर पर क्या और कांग्रेस का क्या सहयोग मिला। तो 1918 के अंदर गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को मुंबई बुलाया था और अपने जो इनके निजी सचिव थे महादेव देसाई, किसके? गांधी जी के, इनको बिजोलिया भेजा। किसके लिए? कि आप वहां से जाओ रिपोर्ट लेके आओ कि किस प्रकार का आंदोलन चल रहा है और किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है कि नहीं। तो यहाँ पे महादेव सिंह देसाई आते हैं। 1919 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन। यह एक अच्छा अधिवेशन था, यानी मोस्ट अधिवेशन था, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। यानी 1938 और 1919 दोनों के अधिवेशन के बारे में अक्सर पूछा ही जाता है। तो ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने देखो बिजोलिया का एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि बिजोलिया की किसानों की हम हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो केलकर ने तो सहयोग किया था, केलकर ने समर्थन दिया था पूरा पूरा किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रस्ताव पारित हुआ उसका। लेकिन महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण इनको वापस लेना पड़ा था, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है अभी उसी को चलाया जाए, जागीरदारों के साथ नहीं लड़ा जाए। यानी जागीरदारों को इसमें शामिल नहीं किया जाए। उनके खिलाफ लड़ेंगे ना तो दो तरफ अपनी शक्ति बंट जाएगी। तो क्या है, वो गांधी जी ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन ही किया जाए। अब देखो 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और साधु सीताराम दास चारों जने जाते हैं और ये गांधी जी से मिलते हैं। और गांधी जी देखो इनको यहाँ पे क्या कहता है कि मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन को मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखो गांधी जी ने पूरी सपोर्ट दे दी थी 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान। अब यहाँ पे द्वितीय चरण चालू हो ही गया है और जिसकी नेतृत्व कौन करेंगे? विजय सिंह पथिक करेंगे। अब 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी, जिसका अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल, ठीक है। उससे पहले देखो साधु सीताराम दास थे ना, इन्होंने किसान बोर्ड बनाया था, किसान पंचायत बोर्ड बनाया था। यह बनाया था 1916 के अंदर। ये दोनों एक जैसे ही नाम है, किसान पंचायत बोर्ड और ऊपरमाल पंचायत बोर्ड। तो ये थोड़ा सा आपको क्या इसमें डाउट नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये साधु सीताराम दास ने बनाया था, जबकि विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। अब इस आंदोलन के दौरान प्रताप समाचार पत्र और ऊपरमाल डंका, ये एक देखो ऊपरमाल डंका एक समाचार पत्र नहीं था, ये एक पंपलेट टाइप का समाचार पत्र था। जैसे आप देखते हो कोचिंग वगैरह के जो पंपलेट बांटे जाते हैं ना, तो ये जो ऊपरमाल का डंका है ना, सिर्फ और सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ही चला था और सिर्फ इसी के लिए चलाया गया था। उसके बाद देखो जैसे जैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता जाता है, उस समय क्या होता है, 1916 के अंदर देखो मृत्यु हो जाती है किसकी? पृथ्वी सिंह की, और उसकी जगह एक नया शासक बनाया जाता है जिसका नाम है केसरी सिंह। इनका पुत्र था जो था नाबालिग। कौन था? नाबालिग था। तो इसकी सहायता के लिए देखो दो आदमी, एक तो अमर सिंह राणावत मेवाड़ की तरफ से, अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी, इन दोनों को यहाँ पे भेजा जाता है, डूंगर सिंह भाटी, ताकि आप इनकी देखभाल करो, क्योंकि ये तो नाबालिग है केसरी सिंह,
तो यहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। लेकिन अमर सिंह राणावत तो और भी तगड़ा आदमी निकला, इसने तो मतलब किसानों की एक नहीं सुनी और टैक्स प्रणाली में कोई सुधार नहीं किए। तो देखो सब परेशान हो गए। तो उसके बाद देखो 1922 के अंदर राजपूताना के एजीजी खुद आएगा, रॉबर्ट हॉलैंड, क्योंकि यहाँ पे बात बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इनके बीच में विजय सिंह पथिक के द्वारा थोड़ी सी झड़प भी होने लग गई थी, किसके, डूंगर सिंह और अमर सिंह राणावत के बीच। तो यहाँ पे जो राजपूताना के एजीजी है ना, वो हॉलैंड खुद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में भी जितने भी किसान थे ना, वो सब ना सब इस आंदोलन में शामिल होने लगे और अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन करने लगे थे। ये हॉलैंड है ना, एजीजी था उस समय राजस्थान का, ये खुद आएगा, राजपूताना का एजीजी था, खुद आएगा। साथ में पीए आएगा, विल्किंसन, पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का विल्किंसन, वो खुद आया था यहाँ पे, और इन दोनों के मध्य एक समझौता करवा देता। लेकिन ये समझौता देखो स्थायी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? ये स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि मेवाड़ का महाराणा इसको बात को मानता नहीं है, हॉलैंड की बात को। क्योंकि देखो ये मेवाड़ का महाराणा इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये एजीजी खुद आया और मेवाड़ के महाराणा को पूछ के नहीं आया, तो यह समझौता स्थायी नहीं हो पाता है। अब देखो 1923 में विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 वर्ष की सजा हो जाती है, लेकिन ये पहले ही बाहर आ जाते हैं 6 वर्ष से पहले। और ये फुसरिया कला, पहले तो देखो ये ओछड़ी नामक गाँव में रहते थे, फिर ये देखो जेल से आने के बाद फुसरिया नामक विलेज में रहते थे, क्योंकि ये वहाँ आ नहीं सकते थे, इनका आना ही बंद कर दिया था उस गाँव के अंदर, सरकार के द्वारा उन पर रोक लगा दी गई। तो ये फुसरिया गांव में रहने लगे थे और फुसरिया गांव में रह के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखो 1923 में राव केसरी सिंह का विवाह होता है और उस समय किसानों से बेगार ली जाती है। बेगार का मतलब हमने पीछे समझाई है, तो बेगार ली जाती है। अब देखो किसान बेगार देना नहीं चाहते थे, किसान बेगार देना नहीं चाहते थे, तो वही राव केसरी सिंह वर्सेज विजय सिंह पथिक और उसके जो भी अन्य आदमी थे उनके बीच में ठन गई। तो यहाँ एक अधिकारी था ट्रेंच, सरकार ने उसको ट्रेंच को भेजा, ठीक है, ट्रेंच को भेज दिया। और 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक क्या कहता है, लोग किसानों को कहता है, देखो किसानों को तो कहेगा बाद में, उससे पहले ट्रेंच ने कुछ सुझाव दिए। अब देखो माणिक्य लाल वर्मा यहाँ का नेता था और उसके बाद राम नारायण चौधरी, इन दोनों ने क्या कहा कि ये जो भी सुझाव ट्रेंच ने दिए ना, इन पे जो अंतिम निर्णय लेगा वो विजय सिंह पथिक लेगा। और विजय सिंह पथिक और किसानों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि जितनी भी जमीन पड़ी है ना, उस जमीन का हम इस्तीफा दे देंगे, है ना, कि हम उस पर खेती नहीं करेंगे। लेकिन देखो वो ये सोच रहे थे खेती नहीं करेंगे, तो देखो राजा जमीन देगा किसको, वापस अपने को ही देगा और अपनी बात मान लेगा। लेकिन अन्य जागीरदार मिल जाते हैं जो उस जमीन को उठा लेते हैं, यानी खेती करने के लिए दूसरे किसान राजी हो जाते हैं, और यहाँ पे इनके हाथ से जमीन चली जाती है, किसानों के हाथ से। और यह जो घटना होती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेता है? विजय सिंह पथिक लेता है, और इस आंदोलन से हट जाते हैं और अपना इस्तीफा देते हैं। अब देखो दूसरे चरण के अंदर 1927 तक क्या थे, विजय सिंह पथिक थे। अब विजय सिंह पथिक इससे हट जाएंगे। अब माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और जमुना लाल बजाज, ये 3 नेता और साथ में हरिभाऊ उपाध्याय, ये 4 नेता उभर कर सामने आएंगे और ये आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। यहाँ तक दूसरा चरण समाप्त होता है। अब देखो हम बात करेंगे तीसरे चरण की, है ना। तीसरा चरण देखो बहुत छोटा चरण था, 1923 से तो जरूर चला था 1941 तक, लेकिन इसकी एक्चुअल डेट देखो 1927 के बाद शुरू होती है, 1927 से 1941 के बाद। जब 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक यहाँ से हटते हैं तो 3 नेताओं की इसमें एंट्री होती है, जो नेता पहले भी थे। कौन से? माणिक्य लाल वर्मा, दूसरे राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय और जमुना लाल बजाज। अब देखो उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेके ये अपने विजय सिंह पथिक हट चुके थे, और उसी समय माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक में कुछ अनबन हो गई थी। अनबन होने के कारण माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा इनको हटा दिया जाता है, विजय सिंह पथिक को, है ना, विजय सिंह पथिक को हटा दिया जाता है। अब 1941 के अंदर क्या होता है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री खुद आते हैं, टी राघवाचारी। इन्होंने 2 आदमियों को भेजा, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था। और क्या कह के बिजोलिया भेजा था? एक तो मोहन सिंह मेहता थे, दूसरा था इनका एजेंट पीए विल्किंसन। ये दोनों आते हैं और ये लगभग बातें हैं वो मान लेते हैं, ठीक है, लगभग बातें मान लेते हैं। लगान की दरें कम कर देते हैं, अनेक लाख बाग हटा ली जाती हैं, बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है।
इस प्रकार देखो ये किसानों की सब बातें मान ली जाती है और किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। अब देखो इस आंदोलन के दौरान 2 महिलाओं ने भाग लिया, जिनका नाम है रानी भेलनी व उदिमालन। इस किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने एक पंछीड़ा नामक गीत गाया था। दूसरा एक गीत और था, है ना, ये तो इनका गीत था। एक कविता और लिखा करते थे प्रज्ञा चक्षु, जो लिखा करते थे भंवरलाल सवर्णकार। यानी इन्होंने दोनों ने अपनी कविताओं के माध्यम से जनसंचार किया, इनका हौसला बढ़ाया। अब यहाँ एक व्यक्ति हुआ करते थे तुलसी बिल, जो संदेशवाहक रूप में काम करते थे। यानी वो पूरे मतलब रात को क्या करते थे, गांव गांव जाते थे और किसान आंदोलन की पूरी खबरें देते और उनसे जुड़ने के लिए आह्वान करते थे। इसके बाद देखो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो महत्व है वो क्या था। सबसे बड़ी बात, यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कौन सा अहिंसात्मक आंदोलन था, बिना हिंसा के होने वाला। इस आंदोलन के माध्यम से किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था। इसके साथ ही राजस्थान में लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव उत्पन्न हुआ था। इसी आंदोलन के माध्यम से अन्य किसानों के अंदर भी आंदोलन करने की प्रेरणा जगी थी और यह स्वावलंबी आंदोलन था। स्वावलंबी का मतलब होता है इसने बाहर से किसी से पैसे नहीं लिए थे। इस आंदोलन में बच्चों ने, महिलाओं ने भी भाग लिए थे। इससे पहले हम देखो इसके अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य का जो आयोग था 1919 में वो स्थापित किया गया था, जिसके अन्य 2 सदस्यों का आप नाम याद रखना, अमर सिंह और अफजल अली। ये 1919 के अंदर आए थे। हमने पीछे इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया ना, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इसके 2 अन्य व्यक्ति थे, उनके नाम भी आप लिख लेना, एक तो अमर सिंह और एक अफजल अली। ये थे इसके आंदोलन के 1919 में जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसका प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित किया गया था, 1919 में। दूसरी बात ये भी पूछा जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी ना, वो क्या दी थी कि लाख बाग हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसमें महाराणा है वो स्वीकार नहीं कर सके थे इन मांगों को, तो आंदोलन चलता रहा था। तो ये तो देखो था बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद हम बेगू और बूंदी का किसान आंदोलन अगले एक वीडियो में दोनों का डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।